एपिसोड 10 उसी दिन रात 11 बजे। ओह, लेकिन मैं कितनी थकी हुई हूं। अगर मैंने अपनी डायरी लिखना अपना कर्तव्य न बना लिया होता तो आज रात इसे बिल्कुल न खोलती। हमने एक बहुत ही सुहानी सैर की। कुछ देर बाद लूसी बहुत प्रसन्न मन से थी। मेरा ख्याल है कि पास के प्रकाश स्तंभ के निकट एक खेत में कुछ प्यारी गायें हमारी ओर नाक बढ़ाते हुए चली आईं और हमें बुरी तरह डरा दिया। उसी के कारण मेरा विश्वास है कि हम सब कुछ भूल गए थे सिवाय अपने निजी भय के, और ऐसा लगा मानो उस डर ने सब कुछ मिटाकर हमें एक नई शुरुआत दे दी हो। हमने रॉबिन हुड्स बे के एक मीठे पुराने ढंग के छोटे से सराय में शानदार सीवियर चाय ली, जिसकी खिड़की समुद्री शैवाल से ढकी चट्टानों के ठीक ऊपर खुलती थी। मेरा ख्याल है कि हमारे भूख के अंदाज से न्यू वुमन चौंक जाती। पुरुष अधिक सहनशील होते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। फिर हम घर लौटे, कुछ या बल्कि कई बार रुक रुक कर आराम करते हुए, और हमारे दिल जंगली सांडों के निरंतर भय से भरे हुए थे। लूसी सचमुच थक गई थी और हमने तय किया था कि जितनी जल्दी हो सके चुपचाप बिस्तर पर चले जाएंगे। लेकिन तभी युवा पादरिया पहुंचे और श्रीमती वेस्टनरा ने उनसे रात्रिभोज के लिए रुकने का आग्रह किया। लूसी और मुझे दोनों को डस्टी मिलर से लड़ना पड़ा। मुझे पता है कि मेरी ओर से यह कठिन संघर्ष था और मैं स्वयं को काफी वीर समझती हूं। मेरा विचार है कि किसी दिन बिशपों को इकट्ठा होकर पादरियों की एक नई श्रेणी तैयार करनी चाहिए। ऐसे जो चाहे जितना आग्रह किया जाए, रात्रि भोज न करें, और जो समझ सके कि लड़कियां कब थकी होती है। लूसी सो रही है और धीरे धीरे सांस ले रही है। उसके गालों में सामान्य से अधिक रंग है और वो ओह, कितनी मधुर लग रही है। यदि श्री होल्मवुड ने उसे केवल बैठक में देखकर प्रेम किया था तो सोचती हूं कि अब उसे देखकर क्या कहते। कुछ न्यू वुमन लेखिकाएं शायद किसी दिन ये विचार प्रस्तुत करें कि विवाह प्रस्ताव रखने या स्वीकार करने से पहले पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को सोते हुए देखने की अनुमति होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि भविष्य की न्यू वुमन तो प्रस्ताव स्वीकार करने की कृपा ही नहीं करेगी, वो स्वयं प्रस्ताव रखेगी, और वो भी क्या ही सुंदर ढंग से करेगी। इसमें भी कुछ सांत्वना है। मैं आज रात बहुत खुश हूं क्योंकि प्रिय लूसी कुछ बेहतर लग रही है। मुझे सचमुच विश्वास है कि उसने संकट का मोड़ पार कर लिया है और उसके स्वप्नों की परेशानी अब समाप्त हो गई है। मैं पूरी तरह प्रसन्न होती यदि केवल मुझे ये पता होता कि जोनाथन, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे और उसकी रक्षा करे। 11 अगस्त। फिर से डायरी। अब नींद नहीं आ रही, इसलिए बेहतर है कि लिख ही डालूं। मैं इतनी व्याकुल हूं कि सो नहीं सकती। हमने ऐसा रोमांच, ऐसा पीड़ादायक अनुभव किया है। जैसे ही मैंने अपनी डायरी बंद की, मैं तुरंत सो गई। अचानक मैं पूरी तरह जाग उठी और बैठ गई। मेरे ऊपर एक भयानक भय का एहसास था और चारों ओर किसी अजीब खालीपन की अनुभूति। कमरा अंधेरा था, इसलिए मैं लूसी का बिस्तर नहीं देख सकी। मैं चुपचाप वहां तक गई और उसे टटोल कर देखने लगी। बिस्तर खाली था। मैंने माचिस जलाई और पाया कि वो कमरे में नहीं थी। दरवाजा बंद था, पर ताला नहीं लगा था, जैसे मैंने छोड़ा था। उसकी मां, जो इन दिनों सामान्य से अधिक बीमार है, उन्हें जगाने से डरती हुई मैंने कुछ कपड़े पहने और उसे ढूंढने के लिए तैयार हो गई। कमरे से निकलते समय मेरे मन में आया कि उसने कौन से कपड़े पहने होंगे। इससे उसके स्वप्न में बाहर जाने के इरादे का कुछ पता चल सकता है। ड्रेसिंग गाउन का अर्थ होता घर में रहना और पोशाक का अर्थ बाहर जाना। ड्रेसिंग गाउन और पोशाक दोनों अपनी जगह पर थे। भगवान का शुक्र है, मैंने मन ही मन कहा, वो दूर नहीं हो सकती क्योंकि वो केवल अपनी नाइट ड्रेस में है। मैं नीचे भागी और बैठक में देखा, वहां नहीं। फिर मैंने घर के सभी कमरों में देखा और हर पल मेरा दिल ठंडे भय से भरता गया। अंत में मैं मुख्य द्वार तक पहुंची और उसे खुला पाया। वो पूरी तरह खुला नहीं था, पर ताले की कुंडी अटकी नहीं थी।
घर के लोग हर रात दरवाजा सावधानी से बंद करते हैं, इसलिए मुझे भय हुआ कि लूसी उसी अवस्था में बाहर चली गई होगी। ये सोचने का समय नहीं था कि क्या हो सकता है। एक अस्पष्ट, हावी हो जाने वाला भय सभी विवरणों को धुंधला कर रहा था। मैंने एक बड़ा, भारी शॉल उठाया और बाहर दौड़ पड़ी। जब मैं क्रेसेंट में पहुंची, घड़ी 1 बजा रही थी और वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं नॉर्थ टेरेस के साथ दौड़ी, पर उस श्वेत आकृति का कोई संकेत नहीं मिला जिसकी मुझे आशा थी। पियर के ऊपर वेस्ट क्लिफ के किनारे से मैंने बंदरगाह के पार ईस्ट क्लिफ की ओर देखा, इस आशा या भय में, मुझे नहीं पता किसमें, कि शायद लूसी हमारे प्रिय स्थान पर दिखाई दे। चमकीला पूर्णिमा का चांद था और भारी काले बादल तेजी से दौड़ते हुए पूरे दृश्य को उजाले और छाया के क्षणिक चित्र में बदल रहे थे। कुछ क्षणों तक मैं कुछ भी नहीं देख सकी, क्योंकि एक बादल की छाया ने सेंट मैरी चर्च और उसके आसपास सब कुछ ढक लिया था। फिर जैसे ही बादल हटे, एबी के खंडहर दिखाई देने लगे और तलवार की धार जैसे तीखे प्रकाश की एक पतली पट्टी आगे बढ़ी, तो चर्च और कब्रिस्तान धीरे धीरे दृष्टिगोचर होने लगे। मेरी जो भी अपेक्षा थी वो निराश नहीं हुई, क्योंकि वहां हमारे प्रिय स्थान पर चांदनी की रजत रोशनी में एक आधी लेटी हुई हिमसी श्वेत आकृति दिखाई दे रही थी। बादल इतनी जल्दी आ गया कि मैं अधिक नहीं देख सकी, क्योंकि छाया ने तुरंत प्रकाश को ढक लिया। पर मुझे ऐसा लगा मानो उस श्वेत आकृति के पीछे कोई लंबी, काली चीज खड़ी थी और उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो क्या था, मनुष्य या पशु, मैं नहीं बता सकी। मैंने दोबारा देखने की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि खड़ी सीढ़ियों से पियर तक और मछली बाजार के पास से पुल की ओर दौड़ी, जो ईस्ट क्लिफ तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग था। नगर मृतसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। मुझे खुशी हुई कि ऐसा ही था, क्योंकि मैं लूसी की दयनीय अवस्था का कोई साक्षी नहीं चाहती थी। समय और दूरी अंतहीन लग रहे थे और अनगिनत सीढ़ियां चढ़ते हुए एबी तक पहुंचने में मेरे घुटने कांप रहे थे और सांस भारी हो रही थी। मैं अवश्य तेज गई होंगी, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में सीसा भरा हो और शरीर का हर जोड़ जंग लगा हो। जब मैं लगभग ऊपर पहुंच गई, तो मैं उस स्थान और श्वेत आकृति को देख सकी, क्योंकि अब मैं इतनी निकट थी कि छाया के बीच भी उसे पहचान सकूं। निस्संदेह वहां कुछ लंबा और काला था, जो उस आधी लेटी श्वेत आकृति के ऊपर झुका हुआ था। मैंने भयभीत होकर पुकारा, लूसी, लूसी, और कुछ ने सिर उठाया और जहां मैं खड़ी थी वहां से मैंने एक श्वेत चेहरा और लाल, चमकती आंखें देखी। लूसी ने उत्तर नहीं दिया और मैं कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। जैसे ही मैं भीतर गई, चर्च मेरे और उस स्थान के बीच आ गया और 1-2 मिनट के लिए मैं उसे देख नहीं सकी। जब वो फिर से दृष्टि में आई, बादल हट चुका था और चांदनी इतनी उज्जवल थी कि मैं लूसी को आधी लेटी हुई देख सकी। उसका सिर बेंच की पीठ पर टिका हुआ था। वो बिल्कुल अकेली थी और उसके आसपास किसी भी जीवित प्राणी का कोई चिन्ह नहीं था। जब मैं उसके ऊपर झुकी तो मैंने देखा कि वो अभी भी सो रही थी। उसके होंठ खुले हुए थे और वो सांस ले रही थी, वैसे कोमलता से नहीं जैसे वो सामान्यतः लेती है, बल्कि लंबी, भारी हाफों के साथ, मानो हर सांस में अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरने का प्रयास कर रही हो। जैसे ही मैं पास आई, उसने नींद में ही अपना हाथ उठाया और अपनी नाइट ड्रेस का कॉलर गले के चारों ओर कसकर खींच लिया, मानो उसे ठंड महसूस हो रही हो। मैंने तुरंत गरम शॉल उसके ऊपर डाल दी और उसके किनारों को गले के पास कसकर लपेट दिया, क्योंकि मुझे भय था कि इस रात की ठंडी हवा से, जिस अवस्था में वो थी, कहीं उसे घातक सर्दी न लग जाए। मैं उसे एकदम से जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने हाथ उसकी सहायता के लिए मुक्त रखने के उद्देश्य से मैंने शॉल को उसके गले पर एक बड़ी सेफ्टी पिन से बांध दिया। परंतु संभवतः अपनी घबराहट में मैं कुछ अनाड़ी हो गई और उसे उससे दबा या चुभो बैठी,
क्योंकि थोड़ी देर बाद जब उसकी सांस कुछ शांत हुई, उसने फिर से अपना हाथ गले पर रखा और कराह उठी। जब मैंने उसे सावधानी से पूरी तरह लपेट दिया तो उसके पैरों में अपने जूते पहना दिए और फिर बहुत ही धीरे धीरे उसे जगाने लगी। पहले तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर धीरे धीरे वो नींद में अधिक बेचैन होने लगी। बीच बीच में कराहती और आहें भरती हुई। अंततः, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा था और कई अन्य कारणों से भी मैं उसे तुरंत घर ले जाना चाहती थी, मैंने उसे जोर से झकझोरा, जब तक कि आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और जाग गई। मुझे देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं लगी, क्योंकि स्वाभाविक ही उसे तुरंत ये एहसास नहीं हुआ था कि वो कहाँ है। लूसी हमेशा बहुत सुंदर ढंग से जागती है, और ऐसे समय में भी जब उसका शरीर ठंड से अकड़ गया होगा और उसका मन रात के समय कब्रिस्तान में बिना पर्याप्त वस्त्रों के जागने से कुछ भयभीत रहा होगा। उसने अपनी सहज गरिमा नहीं खोई। वो थोड़ा कांपी और मुझसे लिपट गई। जब मैंने उससे तुरंत मेरे साथ घर चलने को कहा, तो वो बिना एक शब्द बोले एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठ खड़ी हुई। चलते समय कंकड़ मेरे पैरों में चुभ रहे थे और लूसी ने मेरे चेहरे की पीड़ा भरी सिकुड़न देख ली। वो रुक गई और जिद करने लगी कि मैं अपने जूते पहन लूं, पर मैंने मना कर दिया। हालांकि जब हम कब्रिस्तान के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे, जहां तूफान के बाद पानी का एक गड्ढा रह गया था, मैंने बारी बारी से एक पैर से दूसरे पर कीचड़ लगा लिया, ताकि यदि रास्ते में किसी से सामना हो जाए तो कोई भी मेरे नंगे पांव पर ध्यान न दे। भाग्य ने हमारा साथ दिया और हम बिना किसी से मिले घर पहुंच गए। एक बार हमने एक आदमी को देखा जो पूरी तरह होश में नहीं लग रहा था, हमारे आगे वाली गली से गुजरता हुआ। लेकिन हम एक दरवाजे की ओट में छिप गए, जब तक कि वो यहां की उन ढलानदार छोटी गलियों, जिन्हें स्कॉटलैंड में वाइन्स कहते हैं, में से एक में मुड़कर ओझल नहीं हो गया। इस पूरे समय मेरा हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि कई बार मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं लूसी को लेकर गहरी चिंता से भरी हुई थी, केवल उसके स्वास्थ्य के लिए नहीं, कि कहीं इस खुले वातावरण से उसे कोई हानि न हो जाए, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी, यदि इस घटना की भनक किसी को लग जाए। जब हम घर पहुंचे, अपने पांव धोए और साथ मिलकर कृतज्ञता की प्रार्थना की, तो मैंने उसे बिस्तर में सुला दिया। सोने से पहले उसने मुझसे पूछा, बल्कि विनती की, कि उसके इस नींद में चलने के साहसिक प्रसंग के बारे में किसी से भी, यहां तक कि उसकी मां से भी, एक शब्द न कहूं। पहले तो मैं वचन देने में हिचकिचाई, पर उसकी मां की स्वास्थ्य स्थिति को सोचकर, और ये भी कि ऐसी बात उन्हें कितना व्यथित करेगी, तथा ये विचार कर कि यदि ये कहानी बाहर निकल गई तो किस प्रकार विकृत होकर फैल सकती है, नहीं, निश्चय ही फैल जाएगी, मैंने समझा कि चुप रहना ही बुद्धिमानी होगी। आशा है मैंने सही किया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है और चाबी अपनी कलाई से बांध ली है, ताकि शायद फिर कोई विघ्न न हो। लूसी गहरी नींद में सो रही है। भोर की आभा समुद्र के ऊपर ऊंची और दूर तक फैल रही है। उसी दिन दोपहर। सब कुछ ठीक है। लूसी तब तक सोती रही जब तक मैंने उसे नहीं जगाया, और ऐसा लगा मानो उसने करवट तक नहीं बदली। रात का वो साहसिक प्रसंग उसे हानि पहुंचाता हुआ नहीं प्रतीत होता, बल्कि इसके विपरीत, उससे उसे लाभ ही हुआ है, क्योंकि वो आज सुबह कई सप्ताहों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ दिख रही है। मुझे ये देखकर खेद हुआ कि सेफ्टिपिन के साथ मेरी अनाड़ीपन ने उसे चोट पहुंचा दी। वास्तव में वो गंभीर भी हो सकती थी, क्योंकि उसके गले की त्वचा छिद गई थी। संभवतः मैंने ढीली त्वचा का एक छोटा हिस्सा दबा लिया और उसे आर पार कर दिया, क्योंकि वहां सुई की नोक जैसे दो छोटे लाल बिंदु हैं और उसकी नाइट ड्रेस की पट्टी पर रक्त की एक बूंद लगी हुई थी। जब मैंने क्षमा मांगी और चिंता प्रकट की, तो वो हंसी और मुझे प्यार से दुलारते हुए बोली कि उसे इसका आभास तक नहीं हुआ। सौभाग्य से ये कोई निशान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इतना छोटा है। उसी दिन रात हमने एक प्रसन्न दिन बिताया। हवा स्वच्छ थी,
सूर्य तेज चमक रहा था और हल्की ठंडी बयार चल रही थी। हम अपना दोपहर का भोजन मुलग्रेव वुड्स ले गए। श्रीमती वेस्टनरा सड़क से गाड़ी में गई और लूसी तथा मैं चट्टान वाले पथ से पैदल चलकर द्वार पर उनसे जा मिली। मुझे स्वयं थोड़ा उदास सा लगा, क्योंकि मैं ये सोचने से अपने को रोक नहीं सकी कि यदि जोनाथन मेरे साथ होता तो ये दिन कितना पूर्णतः सुखद होता। पर रहने दो, मुझे केवल धैर्य रखना चाहिए। संध्या को हम कसिनो टेरेस में टहलते रहे और स्पोहर तथा मैकेंजी का अच्छा संगीत सुना और जल्दी सोने चले गए। लूसी कुछ समय से अधिक शांत लग रही है और तुरंत सो गई। मैं दरवाजा बंद करूंगी और चाबी पहले की तरह सुरक्षित रखूंगी। यद्यपि आज रात किसी परेशानी की अपेक्षा नहीं है। 12 अगस्त। मेरी अपेक्षाएं गलत निकली, क्योंकि रात में 2 बार मैं लूसी के बाहर जाने की कोशिश से जाग उठी। वो नींद में भी दरवाजा बंद पाकर कुछ अधीर सी लगी और जैसे किसी मौन विरोध के साथ वापस बिस्तर पर चली गई। मैं भोर में जागी और खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहा सुनी। लूसी भी जागी और मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि वो पिछले सुबह से भी अधिक स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसका पुराना चंचल स्वभाव लौट आया था। वो मेरे पास आकर सिमट गई और मुझे आर्थर के बारे में सब बताने लगी। मैंने उसे बताया कि मैं जोनाथन को लेकर कितनी चिंतित हूं, और तब उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। खैर, वो कुछ हद तक सफल रही, क्योंकि सहानुभूति तथ्य नहीं बदल सकती, पर उन्हें अधिक सहनीय अवश्य बना सकती है। 13 अगस्त। एक और शांत दिन, और पहले की तरह चाबी कलाई से बांधकर सोने चली गई। फिर रात में मेरी आंख खुली और मैंने लूसी को बिस्तर पर बैठा पाया, अब भी सोई हुई और खिड़की की ओर इशारा करती हुई। मैं चुपचाप उठी और पर्दा हटाकर बाहर देखा। तेज चांदनी थी और समुद्र तथा आकाश पर फैली कोमल रोशनी, जो एक महान मौन रहस्य में विलीन हो रही थी, शब्दों से परे सुंदर थी। मेरे और चांदनी के बीच एक बड़ा चमगादड़ मंडरा रहा था, बड़े गोल चक्कर काटता हुआ आता जाता। 1-2 बार वो बहुत पास आया, पर संभवतः मुझे देखकर डर गया और बंदरगाह के पार एबी की ओर उड़ गया। जब मैं खिड़की से लौटी, लूसी फिर लेट चुकी थी और शांतिपूर्वक सो रही थी। वो फिर पूरी रात नहीं हिली। 14 अगस्त। ईस्ट क्लिफ पर दिन भर पढ़ना और लिखना। लूसी को यह स्थान उतना ही प्रिय हो गया है जितना मुझे, और भोजन के लिए घर लौटने का समय होने पर उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है। आज दोपहर उसने एक विचित्र बात कही। हम रात्रि भोज के लिए घर लौट रहे थे और वेस्ट पियर से ऊपर आने वाली सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर दृश्य देखने को रुके, जैसा हम प्राय करते हैं। अस्त होता सूर्य आकाश में नीचे झुककर केटलनेस के पीछे डूब रहा था। उसकी लाल आभा ईस्ट क्लिफ और पुराने एबी पर पड़ रही थी, और सब कुछ सुंदर गुलाबी चमक में स्नान कर रहा था। हम कुछ देर मौन रहे और अचानक लूसी बुदबुदाई, मानो अपने आप से। उसकी लाल आंखें फिर से बिल्कुल वैसी ही हैं। ये वाक्य बिना किसी प्रसंग के इतना अजीब था कि मैं चौंक उठी। मैं थोड़ा सा घूमी ताकि उसे बिना घूरे देख सकूं, और पाया कि वो अर्ध स्वप्निल अवस्था में थी, चेहरे पर एक अजीब भाव लिए जिसे मैं समझ नहीं सकी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। वो हमारे प्रिय स्थान की ओर देख रही थी, जहां एक अंधेरी आकृति अकेली बैठी थी। मैं स्वयं भी कुछ क्षण को चौंकी, क्योंकि ऐसा लगा मानो उस अजनबी की आंखें जलती ज्वालाओं जैसी बड़ी हों। पर दूसरी दृष्टि ने भ्रम दूर कर दिया। हमारे स्थान के पीछे स्थित सेंट मैरी चर्च की खिड़कियों पर लाल सूर्य किरण पड़ रही थी, और जैसे ही सूर्य डूबा, अपवर्तन और परावर्तन में हल्का परिवर्तन हुआ, जिससे ऐसा लगा मानो प्रकाश हिल रहा हो। मैंने लूसी का ध्यान उस विचित्र प्रभाव की ओर दिलाया। वो एक झटके से सामान्य हुई, पर फिर भी उदास दिखी। संभव है वो उस भयानक रात को याद कर रही हो। हम कभी उसका उल्लेख नहीं करते, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा, और हम भोजन के लिए घर लौट आए। लूसी को सिरदर्द था और वो जल्दी सोने चली गई। मैंने उसे सोते देखा
और स्वयं थोड़ी सैर को निकल गई। मैं पश्चिम की ओर चट्टानों के साथ साथ चली और मधुर उदासी से भरी रही, क्योंकि मैं जोनाथन के बारे में सोच रही थी। जब मैं घर लौट रही थी तब तेज चांदनी थी, इतनी उजली कि यद्यपि हमारे क्रेसेंट वाले भाग का अग्रभाग छाया में था, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था। मैंने हमारी खिड़की की ओर देखा और लूसी का सिर बाहर झुका हुआ देखा। मैंने अपना रूमाल खोलकर हिलाया। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई हलचल की। तभी चांदनी भवन के एक कोने से घूम कर आई और खिड़की पर पड़ी। वहां स्पष्ट रूप से लूसी थी। उसका सिर खिड़की की चौखट से टिका हुआ और आंखें बंद। वो गहरी नींद में थी और उसके पास खिड़की की चौखट पर बैठा कुछ था जो एक अच्छे आकार के पक्षी जैसा प्रतीत होता था। मुझे डर हुआ कि उसे ठंड न लग जाए, इसलिए मैं ऊपर दौड़ी। पर जैसे ही कमरे में पहुंची, वो वापस बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। गहरी नींद में भारी सांस लेती हुई वो अपना हाथ गले पर रखे थी, मानो उसे ठंड से बचाना चाहती हो। मैंने उसे नहीं जगाया, बल्कि उसे अच्छे से गर्माहट देकर ढक दिया। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि दरवाजा बंद है और खिड़की मजबूती से जड़ी हुई है। सोते समय वो कितनी मधुर लगती है, पर वो अपनी सामान्य अवस्था से अधिक पीली दिख रही है और उसकी आंखों के नीचे एक खिंचा हुआ थकाहारा सा भाव है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भय है कि वो किसी बात को लेकर व्यथित है। काश मैं जान पाती कि वो क्या है। 15 अगस्त। आज सामान्य से देर से उठी। लूसी शिथिल और थकी हुई थी और बुलाए जाने के बाद भी सोती रही। नाश्ते पर हमें एक सुखद आश्चर्य मिला। आर्थर के पिता की तबीयत सुधर रही है और वे चाहते हैं कि विवाह शीघ्र संपन्न हो। लूसी शांत आनंद से भरी है और उसकी मां एक साथ प्रसन्न भी है और उदास भी। बाद में उन्होंने मुझे इसका कारण बताया। वे लूसी को केवल अपनी ही समझकर खोने से दुखी है, पर इस बात से प्रसन्न भी कि शीघ्र ही उसे उसकी रक्षा करने वाला कोई मिलेगा। बेचारी प्रिय, मधुर महिला। उन्होंने मुझसे विश्वास में कहा कि उन्हें अपना मृत्यु आदेश मिल चुका है। उन्होंने लूसी को नहीं बताया और मुझसे गोपनीयता का वचन लिया। उनके चिकित्सक ने उन्हें बताया है कि कुछ ही महीनों में अधिक से अधिक उन्हें मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि उनका हृदय कमजोर होता जा रहा है। किसी भी समय, अभी भी कोई अचानक आघात उन्हें लगभग निश्चित रूप से मार सकता है। हम बुद्धिमान थे कि लूसी की उस भयानक नींद दचलन वाली रात की बात उनसे छिपाई। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।